नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर और आज हम चर्चा करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों रहा है। आपको पता है कि सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और समिति ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज के साथ विभिन्न स्तर पर परामर्श किया, विचार विमर्श किया और आम लोगों के सुझाव भी और जो विशेषज्ञ थे उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। और एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव भारत का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक्स है, भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है और इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। और अभी 2 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट जो है 18,000 से ज़्यादा पेज में था और इसे 8 खंडों में प्रकाशित किया गया था। अगर हम इस समिति के और सदस्य की बात करें तो रामनाथ कोविंद के अलावा इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह शामिल थे। अमित शाह राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो उस वक्त कांग्रेस में शामिल थे, वो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश शाल भी शामिल थे। इसके अलावा प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल थे। इसमें मेनली रिकमेंडेशन की बात करें तो इस समिति ने लोकसभा, विधानसभा और राज्यों में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया था। अगर हम बात करें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे केंद्रीय विचार क्या है, इसका जो मेन मोटो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में कोई नया नहीं है। हम देखेंगे कि लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, तो उस समय राज्य विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के साथ साथ कराए गए थे और ये क्रम 1957, 1957, 1962, 1967, ये 3 साल लगातार चला, यानी 4 साल लगातार चला। 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद 57, 62 और 67 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये कॉन्सेप्ट जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का, ये नया नहीं है भारत के संदर्भ में। इसके बाद 1983 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश भी किया अपने एक रिपोर्ट में। तो हम देख सकते हैं कि ये 1967 तक भारत में ऐसा चलता रहा। बाद में 1968, 1969 में कुछ राज्यों के विधानसभा समय के पूर्व विघटित हो गए, तो ये चक्र टूट गया। इसके अलावा 1970 में लोकसभा भी जो है समय के पूर्व विघटित हो गया, तो ये क्रम टूटा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। अगर हम बात करें कि क्या संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल, बिना संवैधानिक संशोधन के, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भारत सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या, कौन से संवैधानिक संशोधन इसमें होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो अनुच्छेद 83, भारत के संविधान का आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि जो आर्टिकल 83 है उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा का टेन्योर है, कार्यकाल है, वो उसकी पहली बैठक यानी जो पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उसकी तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगी। उसी तरह राज्य विधानसभाओं की बात करें तो आर्टिकल 172 में साफ साफ उल्लेख है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगी। तो अगर हम बात करें तो इन आर्टिकल्स में संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। इसके अलावा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आरपीए जो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में भी कुछ अमेंड करने की जरूरत होगी। तो ये तो रहे संवैधानिक संशोधन और उसमें परिवर्तन की बात। अगर इसके बाद हम बात करें कि एक साथ चुनाव के क्या लाभ होंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो हाल में चर्चा में रहा है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके कुछ लाभ भी हैं। सबसे पहले तो हम देखें, अगर लाभ की बात करें तो
एक देश एक चुनाव कहीं न कहीं इकोनॉमिक रूप से भारत को मजबूत बनाएगा, क्योंकि हम लगातार चुनाव में खर्च करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता जो है, हमेशा किसी न किसी राज्य विधानसभाओं में चुनाव की वजह से लगा रहता है, तो जो देश की जो नीतिगत निर्णय है, उसमें विलंब का कारण बनती हैं। जो परियोजनाएँ हैं, विकास की परियोजनाएँ, उसमें विलंब होता है। उसके अलावा राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है, पॉलिटिकल करप्शन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उस पर भी जो है वो लगाम लगाएगा। फिर जो नागरिकों की सुविधा है, मतदाता सूची लगातार अपडेट्स वगैरह होती हैं, उनको वोट देने का भी एक मिलेगा मौका। इसके अलावा जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, हॉर्स ट्रेडिंग से जैसे कि किसी राज्य विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस समय खरीद फरोख्त होने लगते हैं, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो उस पर भी नियंत्रण और अंकुश लगाया जाएगा। राज्य सरकार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कंडीशन में आएगी, क्योंकि बार-बार चुनाव के कारण राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं या फ्रीबीज की घोषणा करती है, जिससे उनके वित्त पर दबाव पड़ता है। एक साथ चुनाव का आयोजन इस समस्या को कम कर सकता है। राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ घट सकता है और उनकी वित्तीय स्थिरता में योगदान से प्राप्त हो सकता है। तो ये तो रही एक साथ चुनाव के लाभ। अगर हम इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि तो लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ और फिर वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक साथ चुनाव कराना, उसमें बहुत सारे ईवीएम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक साथ इतने ईवीएम को इकट्ठा करना, इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य कार्मिकों की नियुक्ति एक साथ करना, ये एक चुनौती होगा। उसके अलावा जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इससे कहीं न कहीं जो भारत का जो फेडरलिज्म का जो फैब्रिक्स है, जो संघवाद की जो ढाँचा है, वो भी कहीं न कहीं इसे चोट करती दिखती है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 है, वो कहता है भारत राज्यों का संघ हो गया, राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो कहीं न कहीं ये भी एक साथ चुनाव राज्य सरकार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला कर सकती है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट ये भी आशंका जता रहे हैं कि इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी को फायदा होगा और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी, वो सिमट जाएंगी। उसके बाद चुनाव की जो पुनरावृत्ति है और उसका जो लोकतांत्रिक लाभ है, जो समावेशी लाभ है, उससे जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज वंचित रह जाएंगे। तो ये सारी चिंताएं हैं, कुछ कानूनी चिंताएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत के कारण बन सकता है। अगर हम जानना चाहें कि विश्व में ऐसी व्यवस्था और किन देशों में है, अगर हम बात करें कि क्या ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है या फिर अन्य देशों में भी है, तो ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इस तरह जो राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडल हैं, वहाँ चुनाव एक साथ प्रत्येक 5 वर्ष कराए जाते हैं। तो एक तो साउथ अफ्रीका है, दूसरा अगर बात करें तो स्वीडन है, ब्रिटेन है। तो इन देशों में भी एक साथ निकाय चुनाव, संसदीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव एक साथ कराए जाते रहे हैं। अगर हम बात करें इसके आगे की राह की, तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो आगे की राह में एक बीच का रास्ता जो बैलेंस हम कर सकते हैं, और खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनका एक संतुलित उत्तर अगर उन्हें लिखना हो तो ये है कि आम सहमति का निर्माण करना है। सबसे पहले तो एक कॉमन कंसेंट हम बना सकते हैं। कॉमन कंसेंट का मतलब है कि कॉमन कंसेंट का मतलब है कि एक साथ चुनाव की व्यावहार्यता जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और राज्यों के बीच आम सहमति बनाकर हम उसे दूर कर सकते हैं। हम विभिन्न स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधन की जहाँ तक बात है, तो एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और आरपीआई 51 और लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो प्रक्रिया नियमों में है, संशोधन किया जाना आवश्यक होगा, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और मतदाता शिक्षा और जागरूकता, हम लोगों में भी इसे अवेयर कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं, एक साथ चुनाव के क्या लाभ हैं, इसमें जागरूकता करके हम ये आगे से बढ़ सकते हैं।
तो इससे संबंधित कुछ सवाल भी आ सकता है कि अगर भारतीय संदर्भ में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के संवैधानिक, विधिक और व्यवहारिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए, ये किस प्रकार भारत के संघवाद या शासन या चुनाव प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालेगा। तो मैंने जो इसमें बताया है वो इस उत्तर को आप कंक्लूड करके इसे लिख सकते हैं एक बैलेंस के अप्रोच के रूप में। धन्यवाद।